मार्टिन एक बोतल लेकर आ गया, कुर्सी पर बैठते हुए बोला, तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हें सेट पसंद आया? बहुत अच्छा। इसमें मुख्तलिफ दोनों को उम्दा तरीके से पेश किया गया था। तुमने पहले के मुकाबले में अपना गिटार का बेहतर इस्तेमाल किया। मेरा गिटार? इसने ज़बरदस्ती कहका लगाया। मेरी जगह कोई भी ये गिटार इस्तेमाल करता तो इसी तरह अच्छा लगता। मैंने सर हिलाया। तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तुम पूरे बैंड को साथ लेकर चले। ड्रम बजाने वाला हमारी तरफ मुड़ा। शुक्रिया मार्टी, मैं जा रहा हूँ, तुमसे कमरे में मुलाकात होगी। इसके जाने के बाद हम दोनों के सिवा वहाँ कोई नहीं था। मार्टिन ने मेरी तरफ देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। क्या मैं एक नज़र तुम्हारे गिटार पर डाल लूँ? मैंने पूछा। क्या तुम्हें गिटार बजाना आता है? नहीं। दोनों में से किसी ने भी काफ़ी देर तक कोई हरकत नहीं की। फिर मार्टिन ने बियर की बोतल मेज़ पर रखी। मैंने इसे कत्ल नहीं किया, वो एक हादसा था। पुलिस रिपोर्ट से इसकी तस्दीक हो जाएगी। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मैंने इसके गिटार की तरफ देखते ही इशारा किया। वो खड़ा हो गया। इसने गिटार मेज़ पर रखकर ऊपरी हिस्सा ऊपर उठाया तो मैंने इसे देखते हुए कहा, मैंने अपने सिस्टम को चेक करने के लिए वॉल्ट में एक शॉट लिया था, फिर बाप के कहने पर अपने लैपटॉप से डिलीट कर दिया, लेकिन कैमरे से हटाना भूल गया। ये गिटार, मैंने केस की तरफ इशारा करते हुए कहा, दूसरे गिटार के दरमियान दीवार के साथ रखा हुआ था। ये एक एजाज़ है, इसने कहा। मैंने इसी वक्त इसका नोटिस ले लिया। वो गिटार देखने में छोटा लग रहा था। इसकी बॉडी हल्के जर्द रंग की थी और इसके ऊपरी हिस्से पर गिब्सन और लेस पॉल के लोगो नुमाया थे। वो गिटार देखने में छोटा लग रहा था। इसकी बॉडी हल्के रंग की थी और इसके ऊपरी हिस्से पर गिब्सन और लेस पॉल के लोगो नुमाया थे। वो गिरा और इसका सिरा आहनी दरवाजे से टकराया। मार्टिन ने कहा, पहले मैंने इसे फ़ोन करके पूछा कि क्या वो बरजस्ता मौसीकी मौजूम करना पसंद करेगा। इसके तहखाने में एक स्टूडियो था और वो थोड़ा बहुत साज बजा लेता था। मैंने इसके वार्ड में रखे हुए गिटार 2 बार देखने के लिए कहा। हालांकि मैं अपना गिटार लेकर आया था। वो मुझे वार्ड में ले गया और बियर की पेशकश की। खादिमा काम ख़त्म करके वापस आ चुकी थी, इसलिए वो खुद ड्रिंक लेकर आया था। मैं वाल्ट के पिछले हिस्से में गया और ये गिटार उठा लिया। इसने गिटार के गिलाफ पर हाथ फेरते हुए कहा। वो मुझे दरवाजे पर मिला। जब इसने मेरे हाथ में गिटार देखा तो वो पागल हो गया। इसने मुझसे गिटार छीनने की कोशिश की। वो बुरी तरह चिल्ला रहा था, क्या तुम जानते हो ये कौन सा गिटार है? तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते हो, ना ही बजा सकते हो। मैंने जानना चाहा ये कौन सा गिटार है। इसने तारों को छूते हुए कहा, इसे बीनो कहते हैं। बीनो? तुम्हें मालूम है कि एरिक क्लिप्टन कौन था? मैंने सर हिला दिया। इसने जॉन माइल और ब्लू ब्रेकर के साथ मिलकर 1996 में एक एल्बम तैयार की और ये गिटार का इस्तेमाल किया जो 1960 में गिब्सन लेस पॉल ने मुतारिफ करवाया था। एरिक इस गिटार को बरसों बजाता रहा, लेकिन इसके पास स्टैंडर्ड मॉडल आना बंद हो गया। अगर आज ये मॉडल दस्तियाब हो तो इसकी कीमत $5 लाख से कम नहीं होगी। इसमें ऐसी क्या खास बात है? इस जैसे और भी कई गिटार होंगे, हाँ, लेकिन इस जैसा कोई नहीं है। इसे बीनो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस एल्बम के कवर में जो तस्वीर लगाई गई है इसमें क्लिप्टन एक कॉमिक बुक द बीनो पढ़ रहा है। बहरहाल इसने क्रीम बैंड बनाने की खातिर माइल का बैंड छोड़ दिया। क्रीम के साथ रिहर्सल में इब्तदाई दिनों में ये गिटार स्टूडियो से चोरी हो गया और बरसों तक कोई ना जान सका कि यह वाकया कैसे पेश आया। एक अफवाह ये भी थी कि इसे मैनचेस्टर के तहखाने में छुपा दिया गया। कई सालों बाद जब चोर को रकम की जरूरत पड़ी तो इसने एक जर्मन कलेक्टर के हाथों इसे फरोख्त कर दिया, जिसका दावा था कि वो पैनलर्स को हैम्बर्ग में क़याम के दौरान मौसीकी के आलात फराहम करता था। इसके बाद ये गिटार किसी तरह लॉस एंजलिस पहुंच गया, जहां एक नाकाम रॉक स्टार ने इसे अपनी एल्बम के लिए इस्तेमाल किया जो कभी रिलीज नहीं हुई। फिर 2 साल कबल गिटार प्लेयर नामी मैगजीन में एक आर्टिकल छाया हुआ जिसमें गिटारिस्ट जॉय बोनामा ने इंकशाफ किया कि ये गिटारिस्ट कोस्ट इसके पास है। बाप वहाँ के तमाम कलेक्टर्स को जानता था, लिहाजा इसने ये गिटार तलाश कर लिया और इसके लिए इसने $5 लाख अदा किए। मार्टिन ने जोरदार कहका लगाया, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये बीनो है, तमाम गिटारों का सरदार है और इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। मार्टिन लम्हा भर के लिए रुका और मुझे देखते हुए बोला, मैं सिर्फ इसे बचाना चाह रहा था। इसे चोरी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बाप को अचानक गुस्सा आ गया। वो चिल्लाने लगा और इस गिटार पर क्लिप्टन की उंगलियों के निशाना आते और मैं इन्हें ज़ाया कर दूंगा। इसके साथ इसके हाथ से बोतल छूट गई और पूरे फर्श पर बियर फैल गई। वो गिटार लेने के लिए आगे बढ़ा, इसका पाँव फिसला और इसका सर दरवाजे से टकराया। वो ज़मीन पर गिर गया। मैंने गिटार वापस इसी जगह पर रखा और इसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन इसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। मैंने इसकी नब्ज़ देखी, लेकिन वो बेजान हो चुका था। मैं घबरा कर वहाँ से जाने लगा, लेकिन फिर मुझे गिटार याद आ गया। हाँ, मैंने इसे चोरी किया, लेकिन क्या वो इससे पहले चोरी नहीं हुआ था? मैंने इसकी जगह अपना गिटार रख दिया। वो भी कोई मामूली गिटार नहीं, बल्कि वो भी तकरीबन ज़हीरे में शामिल करने के लायक है। तकरीबन। तुम मुझ पर तनज़ कर रहे हो? नहीं, और ना ही मैं तुमसे ये कहूँगा कि ये कहानी पुलिस को बता दो। इसका फैसला तुमने खुद करना है। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? मैं हक़ाइक़ जानना चाह रहा था। 10 दिन बाद मुझे मार्टिन की ईमेल मौसूल हुई। इसमें लिखा था कि कॉर्नर की राय में बाप की मौत हादसाती थी और ये कि इसने एक कलेक्टर से बीनो का मुआयना कराया है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर तब्दील किया गया। किसी ने M60 में बनाए गए इस गिटार के रजिस्ट्रेशन नंबर में एक हिस्सा तब्दील कर दिया था। बगौर मुआयने के बाद मालूम हुआ कि बाप का स्टैंडर्ड लेस पॉल गिटार दरअसल ग्लैटन के गिटार से 2 साल पहले 1958 में बनाया गया था और क्लिप्टन ने इसे $300 में उस वक्त खरीदा था जब वो इतना मशहूर नहीं हुआ था। लेकिन बाप ने इस जालसाजी को कैसे नज़रअंदाज कर दिया? शायद वो बीनो को हासिल करने के
के लिए बहुत बेचैन हो रहा था। बाप की एक बहन इंडियाना पुलिस में रहती है। इसकी मौत की खबर में बताया गया कि वही इसकी वाहिद वारिस थी। मैंने इसे फ़ोन करके बताया कि हाल ही में इसके भाई के साथ काम कर चुका हूँ और चाहता हूँ कि इससे मिलकर बाप और इसके ज़हीरे के बारे में बात करूँ। क्या तुम वो चीज़ें जमा करते हो? इसने पूछा। हाँ, मैंने झूठ बोला। ठीक है, शायद तुम मेरी इस मामले में मदद कर सको कि इन सब चीज़ों का क्या किया जाए। बाप की बहन से मिलने के बाद शिकागो वापस आते हुए रास्ते में एक गैस स्टेशन पर मैं रुका और मार्टिन को फ़ोन किया। हाय, अभी तक मेरा एक बियर तुम पर उधार है। तूने मुझे क्यों फ़ोन किया रिक? इसने पूछा। बियर का तो बहाना है। मैंने कहा दरअसल मैं तुमसे इस छूट के मुआवजे के बारे में बात करना चाह रहा था। कैसा मुआवजा? बाप मर चुका है, मुझे यकीन है इसने कोई मुआवजा अदा नहीं किया। मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास इसका एक कीमती गिटार है जिसकी कीमत $5 लाख से कम नहीं है, चाहे वो बिनो ना हो। जब इसने जवाब नहीं दिया तो मैंने कहा मैं किसी कार्रवाई के बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन मुझे अपने अखराजात पूरे करने हैं। तुम कहाँ पर हो? इसने पूछा। लगता है कहीं बाहर से बोल रहे हो। मैं इस वक्त एक गैस स्टेशन पर हूँ। ठीक है, हम कहाँ मिल सकते हैं? गनी लाउंज? हाँ, वो ठीक रहेगा। मैं 6 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैंने सेल फोन में वक्त देखा, 3:17 हुए थे। मेरे पास 2.5 घंटे थे। गो के इतने वक्त में पहुँचना मुश्किल दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं एक दूसरा रास्ता इख्तियार करके वहाँ पहुँच सकता था। मार्टिन खिड़की के करीब एक लंबी मेज पर बैठा हुआ था। इसने मुझे बार में दाखिल होते नहीं देखा था। मैंने बारटेंडर को हेलो कहा। इसने फौरन ही बियर की एक बोतल मुझे पकड़ा दी। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और मार्टिन के पीछे जा खड़ा हुआ। मैं इसे नाहन चबाते देख रहा था। बुरी आदत है। मैंने कहा कोई परेशानी है? इसने पलट कर देखा। हाय, बैठ जाओ। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे हाथ में पहले से बियर है। इसने सामने मेज पर एक भरा हुआ गिलास रखा था। इसने अपने बाएं हाथ के नाखून देखे और बोला, मैं परेशान नहीं हूँ, अलबत्ता अपना नेल कटर घर भूल रहा हूँ। मैं कुर्सी पर बैठ गया। इसके बाल बेतरतीब थे और इसे पसीना आ रहा था। मैंने बियर का घूंट लेते हुए कहा, मैंने झूठ बोला था कि मुआवजे का इंतजार कर रहा हूँ। दरअसल पिछले दिनों मैं बहुत झूठ बोलता रहा, जो ठीक नहीं, क्योंकि मैंने गलत काम नहीं किया और मैंने किया है। इसने अपने मशरूब का एक बड़ा घूंट लेते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम इस गिटार के बारे में बात करने नहीं आए, क्योंकि वो मामला खत्म हो चुका है। इसने एक ज़बरदस्ती का हक्का लगाया। मैं अभी इंडियाना पुलिस से वापस आ रहा हूँ। तुम वहाँ क्यों गए थे? बाप की बहन से मिलने। ओह, क्या तुमने इससे मुआवजा मांगा? वो इसकी इकलौती वारिस है, लिहाजा मुझे इससे तकाजा करना चाहिए। वो यकीनन तुम्हें मुआवजा दे सकती है। इसके पास बाप को मिलने वाले हदूद है। इसके अलावा इसकी रसाई उसकी ईमेल और अकाउंट तक भी है। इसने कंधे चुकाए। मार्टिन, रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में वो ईमेल तुम्हारी थी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर जारी रजिस्ट्रेशन नंबर होता तो बाप इसका नोटिस जरूर लेता। जो शख्स उंगलियों के निशानात की तस्दीक के लिए परेशान हो सकता है, वो गिटार की हर शय अच्छी तरह से देखेगा। उंगलियों के निशानात याद करो। तुमने ही बताया था कि इसने इन निशानात की तस्दीक के लिए लॉस एंजलिस के एक पुलिस ऑफिसर से रब्ता किया, जिसके रिकॉर्ड में क्लिप्टन के उंगलियों के निशानात थे जब वो मनशियात के केस में पकड़ा गया। तुम इस नुक्ते की वजाहत करो। मैंने बाप की बहन से पूछा था, क्या इसके भाई के मरने के बाद इसके नाम कोई खत या ईमेल मौसूल हुई? पहले तो इसे ऐसी कोई बात याद ना आई जो गैर मामूली हो। इस डाक में ज़्यादातर बिल्स, फजूल किस्म का मवाद, मसलन पम्फलेट वगैरह आते थे। फिर इसे एक खत का ख्याल है जो एक सफ़ेद लिफाफे में था। इस पर लॉस एंजलिस की मोहर थी, लेकिन भेजने वाले का नाम पता दर्ज नहीं था। इसने लिफाफा खोला। तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि साथ में क्या था? नहीं, तुम बताओ। इस लिफाफे में एक ही कागज़ था जिस पर हाथ से लिखा हुआ था, निशानात की तस्दीक हो गई है, आगे क्या करना है? इससे कोई मतलब नहीं निकलता। क्या तुम वाकई किसी दूसरे कलेक्टर को वो गिटार दिखाया था? क्या तुमने वाकई किसी दूसरे कलेक्टर को वो गिटार दिखाया था? इसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे एक बात बताओ मार्टिन, अगर तुम बिनो के बारे में सब कुछ झूठ बोल रहे थे तो मैं तुम्हारे कहने का कैसे यकीन कर लूं कि तुमने बाप को कत्ल नहीं किया? जैसा कि मैंने कहा कि इससे कोई मतलब नहीं निकलता। कॉर्नर का कहना है कि इसकी मौत हादसाती थी। मैंने गिलास उठाया और बियर पीने लगा, लेकिन इससे नजरें नहीं हटाई। तो अब तुम क्या करने जा रहे हो? क्या आज रात दोबारा शो में इस गिटार को बजाओगे? तुम किसी को बता नहीं सकते कि तुम्हारे पास बिनो है, यहाँ तक कि अपने बैंड के लोगों को भी नहीं। ये बात सबको मालूम हो जाएगी। तुम इसे फरोख्त भी नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि तुम वाल्ट में रख कर कभी कभार फखरिया तौर पर लोगों को दिखाते रहो। मैं सिर्फ इसे बजाना चाहता था, मुझे इसको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। और तुम्हें क्या मालूम है, मैं इससे पहले भी बजा चुका हूँ, बहुत अच्छा लगा। जैसे मार्लन मानरों के साथ हम बिस्तरी, इससे भी ज़्यादा। बारटेंडर हमारी मेज़ पर आया। इसने ड्रिंक्स के बारे में पूछा। मार्टिन ने एक और ड्रिंक ऑर्डर दिया। परेशान मत हो दोस्त, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा, इसने सरगोशी में कहा और खड़ा हो गया। मेरा इरादा बदल गया है, दूसरे ड्रिंक की जरूरत नहीं है। ये कहकर इसने जेब से $20 के 2 नोट निकालकर मेज़ पर रख दिए और दरवाजे की तरफ चल दिया। बारटेंडर ड्रिंक्स लेकर आ गया। मैं तकरीबन 10 मिनट तक गिलास हाथ में पकड़े सोचता रहा कि क्या मुझे मार्टिन के शो में जाना चाहिए। फिर मैंने इसके घर जाने का फैसला किया। मैं कुर्सी से खड़ा हो गया और दरवाजे की तरफ जाने लगा। एक वेट्रेस मेज़ पर से गिलास उठाने आई। एक्सक्यूज़ मी सर, इसने मुझे मुखातिब किया। मैंने पलट कर देखा तो वो बोली, तुम अपना गिटार भूल गए हो। इसने एक स्याह गिब्सन केस की तरफ इशारा किया जो मेज़ के नीचे दीवार के साथ रखा हुआ था। मार्टिन ने बड़ी खूबसूरती से अपनी बला मेरे सर में डाल दी थी। अब वो गिटार मेरे गले का हार बन गया था। मैंने जो कुछ मार्टिन से कहा था वो मुझ पर सादिक आ रहा था। मुझे तो गिटार बजाना ही नहीं आता था। मैं इसे फरोख्त कर सकता था, ना ही किसी को दिखा सकता था। इससे तो अच्छा था कि वो मुझे कत्ल ही कर देता।